हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर पर्वत के बारे में कि पर्वत जो है ये पर्वत कैसे बनते हैं, पर्वत जो है क्या होते हैं और कितने प्रकार के पर्वत जो है वो हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास आता है कि पर्वत जो होते हैं ये पर्वत क्या होते हैं, किसे हम पर्वत कहेंगे। तो पर्वत कहने का मतलब एक डायग्राम से समझते हैं हम। ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपके सामने और एक दूसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब दोनों स्ट्रक्चर को देख के आप बता पाओगे कि पर्वत कौन सा है। तो हम झट से कह देंगे कि जो पहले वाली स्ट्रक्चर बनी है उस पहले वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पठार बोलते हैं। ठीक है, तो होते क्या पर्वत, पर्वत का मतलब हुआ कि एक ऐसी स्ट्रक्चर या पर्वत जो है वो एक द्वितीय प्रकार की भू आकृति है। द्वितीय प्रकार की भू आकृति का मतलब क्या होता है, द्वितीय प्रकार की भू आकृति का मतलब है, जब हमने आपको भू आकृतियां पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि टोटल 3 प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय प्रकार की जो भू आकृति है उसमें मैंने बताया था कि महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्रों में उत्थान, धसान, कहीं पे वलन, कहीं पे भ्रंशन या ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण से जो संरचनाएं बनती हैं, मतलब प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण से बनने वाली जो संरचनाएं हैं, जिसमें कहीं पे उत्थान हो सकता है, कहीं पे धसान हो सकता है, कहीं पे भ्रंशन हो सकता है और कहीं पे ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं। तो ये जो संरचनाएं बनती हैं उस द्वितीय प्रथम प्रकार की भू आकृति के अंदर चेंजेस के कारण से, तो उनमें से ही एक स्ट्रक्चर पर्वत है। तो पर्वत क्या है, एक द्वितीय प्रकार की भू आकृति है। किसे बोलते हैं, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी हाइट जो है अपने आसपास वाली स्ट्रक्चर की तुलना में लगभग 1500 मीटर होती है और जिसका बेस क्या होता है, जिसका शीर्ष तो संकुचित, शीर्ष जो है वो शंक्वाकार या संकुचित आकार का, और जिसका बेस जो होता है, जिसका आधार जो है वो विस्तृत है। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसका आधार क्या हो, जिसका आधार तो होता है विस्तृत, जिसका शीर्ष जो होता है वो होता है संकुचित, और जिसकी मिनिमम ऊंचाई कितनी होती है, 1500 मीटर, तो जिसकी मिनिमम ऊंचाई होती ही है वो क्या कहलाता है, पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या है पर्वत, पर्वत एक सेकेंड प्रकार की, द्वितीय प्रकार की भू आकृति है। ठीक है, पहली बात यह जो द्वितीय प्रकार की भू आकृति है, यह द्वितीय प्रकार की भू आकृति उस तरीके से डिफाइन की जाएगी कि जिसका आधार विस्तृत, शीर्ष संकुचित और जिसकी अपने आसपास स्थित संरचनाओं से 1500 मीटर, 1500 फीट की डिस्टेंस तो हो, क्या होती है, 1500 फीट की डिस्टेंस तो कंपलसरी ही होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना। दूसरा हमारे पास क्या आता है, पठार। पठार किसे बोलेंगे, देखो पर्वत का शीर्ष तो संकुचित था, लेकिन पठार क्या होता है, पठार ऊपर से सपाट होता है। पठार क्या होता है, पठार जो है वो ऊपर से सपाट होता है। पठार के अंदर किसी प्रकार की कोई संकुचन स्ट्रक्चर या किसी प्रकार की कोई शंक्वाकार स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब पर्वत कितने प्रकार के होते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत जो होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। हम नया पेज ले लेते हैं। पर्वत के प्रकार, पर्वतों के प्रकार की कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उत्पत्ति की प्रक्रिया और भौतिक प्रकृति के आधार पर पर्वत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका पर्वत आता है उसको बोलते हैं हम वलित पर्वत, या दूसरा नाम क्या होता है उसका, या दूसरा नाम होता है उसका मोड़दार पर्वत। दूसरा जो पर्वत बनता है वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं हम भ्रंशोद पर्वत, या इसका एक नाम और होता है ब्लॉक पर्वत। तीसरा जो पर्वत आपके पास आता है वो आता है ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा जो पर्वत आता है आपके पास वो आता है अवशिष्ट पर्वत। तो ये टोटल
चार प्रकार के पर्वत जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला वलित या मोड़दार पर्वत बोलते हैं, दूसरा भ्रंशोत पर्वत या ब्लोक पर्वत कहा जाता है, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत है, और चौथा अवशिष्ट पर्वत है। ये चार प्रकार के पर्वत उत्पत्ति की प्रक्रिया और भौतिक आकृति के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पर्वत पढ़ेंगे वलित पर्वत को। तो पहले हम कौन सा पढ़ाई करेंगे, कौन से के डिस्कस करेंगे? हम बात करेंगे वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत बोल दो या उसको मोड़दार पर्वत बोल दो। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो क्या होते हैं वलित पर्वत? देखो, हमने अभी अभी जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ही था कि वलित पर्वत बनने के लिए जरूरी क्या था? जो अभिसारी प्लेट सीमांत हैं, वो जब अभिसारी प्लेट सीमांत एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कम डेंसिटी वाली प्लेट जो थी वो ऊपर की ओर उठ करके उसमें वलन हो रहा था, और उसमें वलन के कारण से क्या हो रहा था? वलन के कारण से उसके अंदर पर्वतों का निर्माण हो रहा था। यही बताया था हमने। तो जब दो प्लेटें जो हैं, जैसे मान लो ये दो प्लेटें आई कांटेक्ट में, ठीक है ना, तो इनमें क्या लगा? इनके अंदर संपीड़न बल लगा, इधर से भी संपीड़न बल लग रहा है। जब कांटेक्ट में आ रही है तो उसको संपीड़न बोल देंगे, ठीक है। इधर से भी कौन सा बल लग रहा है? संपीड़न बल लग रहा है। तो जब संपीड़न बल लग रहा है इसके आसपास की प्लेटों के कारण से, इधर मान लो कोई प्लेट थी आपकी, यहाँ पे कोई प्लेट थी, यहाँ पे कोई प्लेट थी, इधर किसे रही है, तो संपीड़न बल लगेगा। या दो प्लेटें डायरेक्टली अपने को आप एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं ऐसे, तो कम डेंसिटी वाली प्लेट, जैसे मान लो ये D1 है, ये D2 है, और D1 ग्रेटर देन D2 है, तो इस कंडीशन में D1 नीचे गई, D2 ने ऊपर उठ करके ये क्या बना दिया? ये वलित पर्वत का निर्माण कर दिया। यही तो हमने पढ़ा था हमारे अभिसारी सीमांत में, जब हमने जब अभिसारी प्लेटों में अभिसरण पढ़ा था, तो यही पढ़ा था हमने। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आई, तो संपीड़न बल के लगने के कारण से क्या होता है? संपीड़न बल के लगने के कारण से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। ये एक मोड़दार रूप में क्या होती हैं? प्लेटें ऊपर नीचे उठ जाती हैं, ठीक है। जहां पर ये ऊपर उठी हैं उसको तो क्या बोल रहे हैं? उसको तो बोलते हैं अपनीति, अपनति, ठीक है। और जहां पर ये नीचे रह गई उसको क्या बोलते हैं? अभिनति, ठीक है। दो स्ट्रक्चर आ गई, एक अपनति हो गई, एक अभिनति हो गई। तो भूपटल की चट्टानों पर संपीड़न बल के प्रभावी होने से जब चट्टानें कई मोड़ बनाकर मुड़ जाती हैं, तब इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। इसमें मोड़ का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो तो अपनति, और मोड़ का जो नीचे झुका हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं? अभिनति के नाम से जानते हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो वलित पर्वत बन रहे हैं, इन वलित पर्वतों के बनने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? इनके बनने के अंदर जो हमारी अभिसारी प्लेटों में अंदर होने वाली जो अभिसरण गति है, उनके अंदर जो कन्वर्जेंस मूवमेंट हो रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल बताया मैंने अभी बताया आपको कि हाई डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे की ओर जाने के कारण से, लो डेंसिटी वाली प्लेट के ऊपर की ओर उठने के कारण से यह जो संरचना बनती है लो डेंसिटी वाली प्लेट में वलन की क्रिया के कारण से, उसी को हमने वलित पर्वत जो है उस वलित पर्वत की संख्या या मोड़दार पर्वत की संख्या दी जाती है। क्लियर है इतना? अब जो वलित पर्वत होते हैं, इन वलित पर्वतों को भी दो वर्ग में रखा जाता है। कौन कौन से दो वर्ग में रखा जाता है? एक तो होते हैं आपके प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, और एक होते हैं आपके नवीन वलित पर्वत, ठीक है। दो टाइप के वलित पर्वत होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके प्राचीन वलित पर्वत और एक होते हैं आपके नवीन वलित पर्वत। अब प्राचीन वलित पर्वत तो हैं, वो तो कौन से हैं, और जो नवीन वलित पर्वत हैं वो कौन से हैं? तो जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने हमारे पृथ्वी के जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसकी जो जैविक समय सारणी पढ़ी थी, उस जैविक समय सारणी के अंदर हमने क्या बताया था? उस जैविक समय सारणी में हमने आपको कई महाकल्प बताए थे। जैसे एजोइक महाकल्प है,
पेलियोजोइक महाकल्प है, मीसोजोइक महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प है और आपका फाइनली नियोजोइक या नूतन महाकल्प को हमने आपको बताया था। तो इन महाकल्पों में हमने आपको पर्वतीकरण की घटनाएं भी बताई थी। जैसे आपका जो एजोइक महाकल्प है, उस एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हमने बताया था आपको कि प्रथम पर्वतीकरण हुआ था। कब हुआ था? एजोइक महाकल्प जो था, उस एजोइक महाकल्प जो था उसके प्री कैम्ब्रियन जो कल्प बताया था आपको, उसमें मैंने प्रथम पर्वतीकरण बताया था। और उस प्रथम पर्वतीकरण से क्या बना था? उससे आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उससे आपकी कडप्पा क्रम की चट्टानें और उससे आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानों के साथ साथ आपकी अरावली पर्वत की उत्पत्ति भी वही बताई थी आपको। तो ये कब था? ये आपका फर्स्ट पर्वतीकरण बताया था हमने आपको वहां पे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो जाके आप देख भी सकते हैं। फिर हमने क्या बताया? फिर हमने बात की पेलियोजोइक महाकल्प की, और पेलियोजोइक महाकल्प जो था, उस पेलियोजोइक महाकल्प के सिलुरियन कल्प के अंदर हमने क्या बताया आपको? सेकंड पर्वतीकरण बताया। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सेकंड पर्वतीकरण हुआ था। और इस सेकंड पर्वतीकरण को हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था कैलिडोनियन हलचल। क्या नाम दिया था इसको हमने? इसको हमने बोला था कैलिडोनियन हलचल के नाम से। इसको हम जानते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने कैलिडोनियन हलचल नाम दिया था। तो यह जो कैलिडोनियन हलचल है, इस कैलिडोनियन हलचल के कारण से जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी वो अपलेशियन और यूराल पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी। अपलेशियन यूएसए में है और यूराल जो है यूरोप में है। वो कब बनी थी? हमारे सिलुरियन कल्प के अंदर कैलिडोनियन हलचल के कारण से बनी थी। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारा तीसरा पर्वतीकरण हुआ वो इसी पेलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन युग में हुआ। पर्मियन युग में तीसरा पर्वतीकरण हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम हर्षिनियन हलचल बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? हर्षिनियन हलचल के नाम से जानते हैं। ये हमारा थर्ड पर्वतीकरण था। ठीक है। और फिर हमने आपको बताया कि जो मीसोजोइक महाकल्प आया, कौन सा महाकल्प आया? जो मीसोजोइक महाकल्प आया, उस मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प के दौरान, क्रिटेशियस कल्प के दौरान चौथा पर्वतीकरण हुआ। कौन सा पर्वतीकरण हुआ? चौथा पर्वतीकरण हुआ। और उसके कारण से जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी उनको अल्पाइन पर्वतों के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उनको अल्पाइन पर्वतों के नाम से जाना गया। तो जो पर्वतीकरण की घटना हम बताते हैं, वो पर्वतीकरण की घटना जो हमारी पृथ्वी पर एजोइक महाकल्प से ही स्टार्ट हो गई थी और मीसोजोइक महाकल्प तक पहुंचते पहुंचते अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हो चुका था। अब हमने यहाँ पर क्या बताया कि वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राचीन वलित पर्वत और दूसरा नवीन वलित पर्वत। तो प्राचीन वलित पर्वत क्या है? तो अल्पाइन भूसंचरण से पहले जो पर्वतीकरण हुआ है, वो जो वलित पर्वत बने हैं अल्पाइन भूसंचरण से पहले, उनको तो बोल दिया गया प्राचीन वलित पर्वत। और अल्पाइन भूसंचरण के कारण से जो वलित पर्वत बने हैं उनको बोल दिया गया नवीन वलित पर्वत। क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें हमारे कौन से पर्वत की? अगर हम बात करें प्राचीन वलित पर्वत की, कि प्राचीन वलित पर्वत कौन से होते हैं? तो प्राचीन वलित पर्वत का मतलब है कि ये जो आपके अल्पाइन पर्वत हैं, अल्पाइन पर्वत कहाँ बने थे? अल्पाइन पर्वत चौथे पर्वतीकरण के कारण से बने थे। और अल्पाइन पर्वत जो हैं वो हमारे क्रिटेशियस कल्प के दौरान बने हैं। कब बने हैं अल्पाइन पर्वत? ये अल्पाइन पर्वत जो हैं वो क्रिटेशियस कल्प जो है, उस क्रिटेशियस कल्प के दौरान फोर्थ पर्वतीकरण के कारण से बनने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाओं के बनने से पहले या अल्पाइन भूसंचरण से पहले जो पर्वतीकरण हुआ है, अल्पाइन भूसंचलन से पहले जो बनने वाले जो वलित पर्वत थे, बनने वाले वलित पर्वतों को प्राचीन वलित पर्वत कहा जाता
क्लियर है इतना? अल्पाइन भूसंचलन से पहले जो पर्वत बने हैं, अल्पाइन भूसंचलन से पहले बनने वाले वलित पर्वतों को प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं, क्योंकि इनमें अब जो प्राचीन वलित पर्वतों की खास बात क्या है, जैसे जब हमने आपको अल्पाइन भूसंचलन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अल्पाइन भूसंचलन के कारण से बनने वाले जो वलित पर्वत हैं ये आज भी क्या कर रहे हैं, इनमें उत्थान की प्रक्रिया जारी है, यानी कि इनकी आज भी जो लेंथ है, इनकी ऊंचाई जो है, हाइट है, वो आज भी क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो अल्पाइन भूसंचलन के कारण से जो बनने वाले पर्वत थे वो तो आज भी वृद्धि कर रहे हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन अल्पाइन भूसंचलन के पहले जो वलित पर्वत बने हैं, जिनको प्राचीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये वलित पर्वत अब अपनी हाइट या उत्थान की प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुके हैं और अब इनकी ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि उनकी ऊंचाई में क्रमशः कमी ही हो रही है। तो ये जो प्राचीन वलित पर्वत हैं, इनकी ऊंचाई क्या हो रही है? अब इनकी ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई में क्रमशः कमी ही हो रही है, कोई वृद्धि नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आपके नवीन वलित पर्वत क्या होंगे? नवीन वलित पर्वत में अभी भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात बताएं कि अब आप एग्जाम्पल पूछोगे कि सर आपके जो प्राचीन वलित पर्वत हैं, इन प्राचीन वलित पर्वतों का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपके सामने सामने एग्जाम्पल रखे हुए हैं। मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पर्वतीकरण के दौरान अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई, सेकंड पर्वतीकरण के दौरान कैलेडोनियन हलचल है जिसमें आपका अप्लेशियन पर्वत है, यूराल पर्वत है। आपके थर्ड पर्वतीकरण के अंदर दौरान हर्सियन हलचल जिसमें जर्मनी का होर्ज पर्वत है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये सब के सब एग्जाम्पल इसी चीज के तो हैं कि ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। जो आपका विंध्यन पर्वतमाला है एक प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। जो आपका यूरोप का यूराल पर्वत है एक प्राचीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। और जो आपका अप्लेशियन पर्वत है यूएसए का, वो किसका एग्जाम्पल है? एक प्राचीन वलित पर्वत जो है उस प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो कौन सा आता है कि भाई नवीन वलित पर्वत कौन से हैं उसको बताओ। तो अगर हम नवीन वलित पर्वतों की बातें करें कि नवीन वलित पर्वत कौन से हैं, आप समझना चाहो तो बहुत इजी है कि अल्पाइन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप जो पर्वत बने हैं उन पर्वतों को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। कौन से हैं? ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जो अल्पाइन भूसंचलन के कारण से निर्मित पर्वत श्रृंखलाएं, अल्पाइन भूसंचलन के कारण से निर्मित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं को नवीन वलित पर्वत जो है उस नवीन वलित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इनकी उत्पत्ति कब हुई थी? अभी अभी हमने बताया था हमारे, आप इससे पहले वाले पेज में आप देख सकते हो कि इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है यहाँ देख सकते हो आप, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। इनकी उत्पत्ति जो है ये क्रिटेशियस कल्प जो है उस क्रिटेशियस कल्प मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प के अंदर हमारे अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारे अल्पाइन पर्वत हैं ये कहाँ बने हैं? अल्पाइन पर्वत जो है वो आपके मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और यह क्रिटेशियस कल्प में भी कहा है, क्रिटेशियस कल्प के अंदर टर्सरी काल जो था वहां पर क्या होती है? इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, अगर इनके एग्जाम्पल की हम बातें करें तो हमारे पास आता है हिमालयन पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? इंडिया में है। हमारे पास आता है कुनलुन पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? चाइना में है। हमारे पास आता है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? म्यांमार में है। हमारे पास आता है रॉकी पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। हमारे पास आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। हमारे पास आता है आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला, कहां पर है? यूरोप में है। और हमारे पास आता है एटलस पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं आ गई जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा ड्रेकेंसबर्ग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक नवीन वलित पर्वत ही है, लेकिन
खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि यह प्लेट सीमांत पर स्थित ही नहीं है। तो एक नोट लगा के आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों के नाम एग्जाम के अंदर मल्टीपल बार पूछे गए हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, चाहे हमारी एलडीसी की वैकेंसी हो, चाहे हमारी पटवारी की वैकेंसी हो, इनके अंदर क्या है, ये पर्वत जो है वो डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं वो कौन कौन से देश में स्थित हैं। तो मैंने क्या बताया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है उस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अपवाद, माफ कीजिएगा, जो हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अपवाद कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। किसका अपवाद है ये? यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का अपवाद है। क्यों? क्योंकि यह प्लेट जो है, यह पर्वत जो है वो प्लेट सीमांत पर स्थित ही नहीं है, प्लेट सीमांत पर स्थित नहीं है। तो ये किसका अपवाद हो गया? इसीलिए यह हमारी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका अपवाद है। तो आज हमने बात की पर्वत किसे बोलते हैं, तो ऐसी संरचना जिसकी सतह से ऊंचाई 1500 फीट होती है, जिसका बेस या जिसका आधार तो विस्तृत और जिसका जो शीर्ष है वो शंक्वाकार होता है या संकुचित आकार का होता है, ऐसी श्रृंखलाओं को हम पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं 4 प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत हो सकता है, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत हो सकता है और अवशिष्ट पर्वत हो सकता है। और जो आपके वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत हैं ये कैसे बनते हैं, अपनति क्या है, अभिनति क्या है और अभिसारी सीमांत का या अभिसारी प्लेट अभिसरण का इनके बनने में क्या रोल होता है, कितने प्रकार के हैं? तो प्राचीन वलित बोल दिया, नवीन वलित बोल दिया। प्राचीन वलित कौन से थे? जो अल्पाइन भूषण चरण के पहले बने थे। नवीन वलित कौन से थे? जो अल्पाइन भूषण चरण के बाद बने थे या अल्पाइन भूषण चरण के कारण से बने थे। प्राचीन वलित जो हैं उनमें उत्थान जो है वो अब बंद हो गया है, बल्कि उनकी हाइट के अंदर उनकी ऊंचाई में कमी ही आ रही है दोहन के कारण से। और जो नवीन वलित पर्वत हैं ये अच्छा दोहन का ही नहीं, बहिर्जात बलों का भी उसमें रोल होता है। इसके अलावा जो नवीन वलित पर्वत हैं उनमें वर्तमान में भी उत्थान जारी है, क्योंकि ये प्लेटों के अभिसारी सीमांतों के सारे होने के कारण से इनके अंदर वलन की प्रक्रिया और हाई डेंसिटी की प्लेट के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया जारी होने के कारण से ये अभी भी अपनी ऊंचाई को और बढ़ा रहे हैं। जो नवीन वलित पर्वत हैं इसमें से एक पर्वत था ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जो एग्जाम्पल तो नवीन वलित पर्वत का ही है लेकिन किसी भी प्लेट सीमांत के सहारे नहीं है, इसलिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का एक अपवाद है। तो आज बच्चों हमने पर्वत देखे और पर्वतों के साथ साथ हमने नवीन वलित पर्वत या हमारे जो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत हैं उनको अच्छे से डिस्कस किया। आगे वाली क्लास के अंदर हम भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत को उनके उदाहरणों के साथ समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।